सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहना और होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब मतलब खैरियत से भी होगे। और अब हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो कि यूनाइटेड नेशंस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, और उसका ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में बहुत छोटा सा यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लगेगा। तो एक्सप्लेनेशन से शायद थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन जाए, बस और कुछ नहीं इसमें। देखो अब फटाफट आते हैं, बिना ज़्यादा इधर उधर की बात किए इस पे आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्यों इस्टेब्लिश हुआ, क्या वजह थी, किस वजह से इसको बनाया गया। तो पहला पॉइंट है, देखो इसमें क्या था कि इससे पहले 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे आपके, और लीग ऑफ नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जा चुकी थी, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। और जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो 2 पावर ब्लॉक बन चुके थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, मतलब कि फिर डर लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी पार्टिसिपेशन ऑलरेडी कंट्री कर चुकी थी। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें यही है कि आप समझ सकते हो कि वो था वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैला था, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी थी। तो इस वजह से, इस खौफ की वजह से दोबारा से ये इस तरह का वॉर ना हो पाए, इसीलिए हमने यूनाइटेड नेशन को बर्थ दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये भी समझ सकते हो ये क्या हुआ कि बहुत सारे जब हुआ, मतलब जो पावर ब्लॉक जीत गए थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जीत गए थे, तो सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस की गई, जहाँ पे मतलब बहुत सारे कंट्रीज के मेन लीडर्स को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप आइए और इसको देखिए। क्या हो गया, ठीक है चले। तो अरे कोई दिक्कत नहीं, आप चलाते चले जाइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अब स्प्लिट कर दिया था और स्प्लिट हो गई थी सारी कंट्री। तो यहाँ पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया कि भाई अब स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि वर्ल्ड वॉर 3 को बचा सके और लोगों के अंदर पीस और फ्रेंडली नेचर डेवलप कर सके सारी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई, कब हुई, 1945 के अंदर जून में। ठीक है, और यहाँ पे 5 बड़ी कंट्रीज थी आपकी, यूएस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। ये सारी कंट्रीज़ ने मिलके कॉन्फ्रेंस बनाई। ये सारी कंट्रीज़ ने मिलके अपील की कि अब हमको एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से 3rd वर्ल्ड वॉर आगे रुक सके। ठीक है, अब देखो दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे हम लोग फटाक से, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या क्या इनके एम थे, क्या क्या इनके मुद्दे थे। ठीक है, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में लोग फ्रेंडली तरीके से रहें, पीस हो, मतलब हर एक दूसरे के साथ शांति से रहें, कोई दिक्कत ना हो। टू सॉल्व द इंटरनेशनल प्रॉब्लम ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर। कुछ मतलब सोशल प्रॉब्लम हो गई, कुछ मतलब ऐसा हो जाए कि मान लो पहले छोटी छोटी बात में ही तो लड़ाई हो गई थी, तो ऐसी छोटी छोटी बात को ही सॉल्व कर सके इंटरनली जो आपकी कंट्री के लीडर्स हैं, और वहाँ पे जाके तो अपने में ही थोड़ा थोड़ा सेटल कर लें, और ये कुछ थोड़े डिस्प्यूट्स वॉर की शक्ल ना लेने। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन का ये एम है कि हम अंदर ही अंदर सब सेटल कर लेंगे। टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, टू एम्प्लॉय इंटरनेशनल मशीनरी फॉर द प्रमोशन एंड एडवांसमेंट ऑफ द पीपल। यहाँ पे ये भी आप समझ सकते हो कि सारे लोगों को अपना ह्यूमन राइट्स दिया जाए, सारे लोगों को मतलब हक है हर चीज़ को बोलने का, हर चीज़ को करने का। तो ह्यूमन राइट्स पे भी ये लोग बहुत काम करते हैं, और कंट्री के वेलफेयर ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए जो है वेलफेयर है उसके लिए भी बहुत काम करते हैं ये लोग। और इंटरनेशनल मशीनरी मतलब ऐसा कुछ एडवांसमेंट या ऐसा कुछ सिस्टम लाना चाहते हैं जिससे लोगों का ही एडवांसमेंट हो, लोगों का ही भला हो सके। ठीक है, हेडक्वार्टर्स ऑफ, अब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो लोकेशंस कुछ बताए जाएंगे, और उससे थोड़े से और अगले पॉइंट। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क इन यूएसए। न्यूयॉर्क सिटी में इनके हेडक्वार्टर्स हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। यूएन फ्लैग इज लाइट, डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा, लाइट ब्लू इन कलर एंड यूएन एम्बलम इन द वाइट इन इट्स सेंटर। ब्लू कलर का फ्लैग है और एक ग्लोब टाइप बना हुआ है, साइड में इनके ओलिव लीव्स लगी हुई है, वैसे ही टाइप का इनका फ्लैग है। द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन आर, मतलब इसके अंदर जैसे पार्लियामेंट का अंदर होता है ना लोकसभा राज्यसभा, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं इनके जो इंटरनली काम करते हैं। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट, मतलब ये सारे इनके ऑर्गन्स हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन आर, ये जो पॉइंट्स आपको इससे पहले मैंने बताए ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको प्लीज़ मेमोराइज इट, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट, और अच्छे से इसको याद करने की कोशिश करो ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है अरबिक, चाइनीज़ और इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन
स्पेनिश, ये सारी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये सारी भाषाएं वहाँ पे चलती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट पार्ट है आपका कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द मेन ऑर्गन ऑफ यूएन। पहला पार्ट है जनरल असेंबली, इज द मेन डेलिबरेटिव ऑर्गन ऑफ, इट अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ये समझ सकते हो जहाँ पे सारी कॉन्फ्रेंस होती है जनरल असेंबली में, सारी मतलब लोग सारे कंट्रीज से आते हैं। किसी बहुत जैसे कोविड हुआ था तो कोविड में पहले सबने बात की गई, बात करने के बाद सारे लोगों ने प्लानिंग बनाई कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए। और इनके मतलब जनरल असेंबली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वहाँ के उनके इलेक्शन या उनके अपॉइंटमेंट या उनके एडवाइस के थ्रू सेक्रेटरी जनरल, जो कि जैसे होता है ना लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है जो पूरा सब संभालता है, वैसे सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया जाता है जो कि पूरे जनरल असेंबली या यूएन के अंदर जो भी असेंबली होने वाली, जो भी कुछ सेशंस होने वाले उसको संभालता है वो। द सिक्योरिटी काउंसिल दूसरा पॉइंट है, इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ यूएन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड। If any of the 5 permanent say no to a proposal, veto is said to have been exercised। यहाँ पे ये समझ सकते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अब जैसे होता है कि अब यहाँ से हर काम आगे बढ़ेगा, यहाँ से हर काम दुनिया में फैलेगा, ये वाला पॉइंट है ये। और ये समझ सकते हो कि यही सबसे मेन पार्ट होता है सारे चीज़ को संभालने वाला, मतलब इन्हीं के थ्रू इंटरनेशनल पीस फैलेगी, कुछ भी डिस्प्यूट वगैरह होंगे तो यहीं से सारे संभाले जाते हैं। बहुत सारे मेंबर इसमें इलेक्ट रहते हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनके, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और आपका यूएसए और चाइना। तो ये सारे 5 परमानेंट मेंबर हैं जो कि हटते नहीं हैं, हटेंगे नहीं इनफैक्ट जब से चलता चला आ रहा है, लेकिन बाकी सारे मेंबर्स इलेक्ट होते रहते हैं, हटते रहते हैं, नए नए लोग आते रहते हैं। और मान लो अगर कोई चीज़ चलती चली जा रही है, कोई भी चीज़ जैसे होता है ना, कोई बिल यहाँ पे कोई लॉ पास कराना है, कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ चीज़ बढ़ानी है, तो अगर इन 5 कंट्री में से किसी ने भी ना कह दिया, सबका अप्रूवल है, सारी कंट्रीज़ ने कहा कि भाई होना चाहिए, लेकिन इन 5 में से किसी एक ने कहा कि नहीं ये काम नहीं होना चाहिए, तो वो लॉ हट जाएगा, बिल्कुल एक्सरसाइज, उसकी आगे कोई बात ही नहीं की जाएगी। इनके पास ये वीटो पावर होता है, इन्होंने ना कह दिया तो काम खत्म बस। लास्ट है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन, इट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द टर्म ऑफ 9 ईयर्स। जो जैसे आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कंट्री के डिस्प्यूट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए, जो कंट्री के अंदर कुछ भेदभाव हो जाता है, कुछ किसी छोटी सी चीज़ को लड़ाई वगैरह हो जाती है, उस चीज़ को लेकर इस पे बात करते हैं वो लोग। और यहाँ पे 15 जजेस होते हैं जो कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। और इनके जो टेन्योर होता है, मतलब एक जज अपॉइंट हो गया, अब वो 9 साल तक अपना ऑफिस संभालेगा। इट गिव्स एज एडवाइजरी ओपिनियन टू लीगल मैटर टू द ऑर्गन एंड स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूएन एंड डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर स्टेट्स इफ दे रिफर द केस टू इट। वही अभी मैंने आपको बताया, अगर कुछ कंट्रीज़ के बीच में या स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए है। और यहाँ पे इस तरीके से पूरा आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, पूरा ऑर्गन मिला के, पूरे सारे जितने ऑर्गन्स हैं इनको मिला के ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अभी के टाइम रिसेंटली शायद बान की मून ही चल रहे हैं, जो कि 2007 से अपॉइंटेड है, सेक्रेटरी जनरल है यहाँ के। जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो सारे, जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, सारे चीज़ को जो संभालता है, तो वैसे ही यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो सारे मीटिंग, सारे सेशंस को संभालते हैं, वो उनका काम है। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म। और इस वीडियो के साथ अब यहाँ पे होता है पूरा हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट, पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होती है। यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है और अब आप चाहो तो स्टार्टिंग से करके पूरा देखते चले आ सकते हो और आपको होप हर चीज़ में मज़ा आता चला जाएगा, हर चीज़ समझते चले जाओगे। मिलते हैं अब अगले किसी वीडियो या अगले किसी सिविक्स वाले पार्ट में, तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा रेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।